हाय एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के जून 2026 के जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। लगभग 1.5 महीना रह गया है। इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है और अच्छा स्कोर कैसे करा जा सकता है, आपको अपना आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार देखो, फाइनल डेट शीट अभी आई नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। 1 या 2 जून से आपके पेपर शुरू हैं। आपके सब्जेक्ट के जैसे डेट्स अलग अलग हो सकती हैं। एग्जाम से 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब जो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा वो है पास्ट ईयर पेपर्स। आप लोग कम से कम पिछले 7 से 8 सेशंस के पेपर्स चेक करो एक बार। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। वो पेपर्स आप पहले चेक करें। 7-8 पेपर्स को ये एनालाइज करें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार आ रहा है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अल्टरनेट ईयर्स में आ रहा है, उसे नोट डाउन करके रखें। क्योंकि किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनालिसिस करना बहुत ईजी है अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये रखना चाहूँगा कि आखिर हम पढ़ें किस सोर्स से, पढ़ाई के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज़ करें। सबसे पहली चीज़ इसमें यही है भाई, इग्नू का मटेरियल। आपने अगर बुक्स घर पे मंगवाई हैं या आपने डिजिटल बुक्स चूज़ करी हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड करके बुक्स को पढ़िए। इग्नू की बुक्स यूज़फुल होती हैं, उसमें लिखा हुआ मटेरियल आपके ज़रूर से काम आएगा। दूसरा सोर्सेज हमारे पास है, काफ़ी बच्चे हेल्प बुक ले लेते हैं। आप हेल्प बुक परचेज कर सकते हो, नीरज पब्लिकेशन की, गुली बाबा की, या कोई और आपको राइटर सुटेबल लगता है। तीसरा यहाँ पे चीज़ें हैं, रेफरेंस बुक परचेज करना। लेकिन जो रेफरेंस बुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जनरली खास तौर पे मास्टर्स के स्टूडेंट को कोई ऐसी रेफरेंस बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सारी चीज़ें कवर हों। तो इसलिए रेफरेंस बुक्स ढूंढने भी बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। इसमें आप ये कर सकते हो कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उसकी रेफरेंस बुक आप मार्केट से जाके परचेज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि वो बुक इग्नू के नाम से बिके। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो जरूरी नहीं है वो इग्नू के नाम से बुक्स बेचें। ठीक है, हेल्प बुक तो जरूर मिलेंगी इग्नू के नाम से, नीरज की, गुली बाबा की, लेकिन रेफरेंस बुक हो सकता है नहीं मिले। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से बुक्स वगैरह ले सकते हो। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो इग्नू से तो आप अपने नोवेल परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको नोवेल ऑनलाइन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप ले सकते हो। ये 2-4 रिसोर्सेज हैं, इग्नू का मटेरियल, हेल्प बुक, रेफरेंस बुक वगैरह, इन्हीं में से बच्चा पढ़ता है। और इसके बाद एक बच्चे के पास ऑप्शन होता है यूट्यूब के थ्रू पढ़ना। अब अगर आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स जब आप बनाओगे तो रिविजन के टाइम पे आपको चीजें रिमाइंड रहेंगी, याद रहेंगी कि आप क्या पढ़ रहे हो। ये 5-6 रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल करो पढ़ाई के लिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है प्रॉपर टाइम टेबल। अब इसको बच्चे काफ़ी लाइटली लेते हैं कि हम टाइम टेबल क्यों बनाएं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का लाइफ में टाइम टेबल बनाकर चलते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो 16 अप्रैल को बना रहा हूँ, तो आप एक टाइम टेबल बनाओ, टेंटेटिव डेट शीट आपके पास ऑलरेडी है कि भाई कौन सा पेपर किस दिन है, उसके हिसाब से मुझे कम से कम 31 मई तक सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ये तो मेरे पास 40-50 दिन है, तो इसमें मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। मैं अगर दिन में 3 से 4 घंटे स्टडी करता हूं या करती हूं तो एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम पहले है जून के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, तो उसके लिए टाइम टेबल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखो। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम जून के लास्ट वीक में, आपका 3rd वीक में, 4th वीक में, तो टाइम टेबल के हिसाब से आप उस एग्जाम का टाइम थोड़ा सा लास्ट में दीजिए। तो ये चीजें हैं, आपको टाइम टेबल प्रॉपरली बनाना है अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा फाइनली बात ये आती है भाई एग्जाम में चीजों को प्रेजेंट कैसे करें। हमने एक लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ये समझाया था कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन, ये एक वर्ड हो गया, डिस्कस द, ये एक वर्ड हो गया, एक्सप्लेन द, ये एक वर्ड हो गया, इवेल्युएट द, इलस्ट्रेट द। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको समझनी है। हर बार हर एक लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक टॉपिक आ गया पॉलिटिकल थ्योरी
तो मुझे पॉलिटिकल थ्योरी को जितना मुझे आता है उतना मैं लिखते जा रहा हूँ। ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार चीज़ों को क्रिटिकली इवेल्युएट करना होता है, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रखनी होती हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, केवल उस चीज़ की पॉजिटिव बातें रख देता है, नेगेटिव नहीं रखता, और फिर ये कहता है कि सर मैं 5 शीटें भर के आया था, मुझे तो नंबर अच्छे ही नहीं मिले। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और उसका मतलब क्या है वो जरूर आपको पता होना चाहिए किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर एक बार प्लीज जरूर देखें। और इसके बाद बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की। एग्जाम्स के अंदर टाइम किस तरीके से आपको मैनेज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ केसेस में क्या होता है, 5 क्वेश्चंस हमें कर रहे होते हैं और जनरली बच्चा क्या करता है कि जो क्वेश्चंस उसे बहुत अच्छे से आता है वो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करता है, और ये इसकी चॉइस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें बच्चे गलती ये कर बैठते हैं कि मान लीजिए 5 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से आता है, सबसे पहले मैं वो शुरू करूंगा, तो उसी क्वेश्चन के अंदर मैं इतना टाइम लगा देता हूँ कि बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम ही मेरे पास बहुत कम बचता है। तो जितना पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में उतना लिखें। यहाँ पे बच्चों का इसी चीज के रिगार्डिंग वर्ड लिमिट की क्वेरी आ जाएगी, सर वर्ड लिमिट कितनी हो। वर्ड लिमिट आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी रहती है, उसी को फॉलो कीजिए भाई। 500 वर्ड की लिमिट है, 1000 वर्ड की लिमिट है, 1000 की तो शायद नहीं आएगी, 500 वर्ड की लिमिट है। तो 500 वर्ड कितने पेजेस में आप लिख सकते हो, 4 पेजेस में या 5 पेजेस में, सिर्फ उतना ही लिखो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सर मेरी हैंडराइटिंग छोटी है, 3 पेजेस में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, 3 पेजेस में लिखिए, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और कई बार ये चीजें होती हैं, अगर वर्ड लिमिट नहीं लिखी होती और एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर जितना आपसे पूछा गया उतना आपने लिखा, लेकिन आपको ये लगता है कि यार ये तो कम पेजेस में लिखा है मैंने, तो ये आपको लगता है। अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर उतना ही लिखा है जितना पूछा जा रहा है, अब बेशक वो कम पेजेस में आया है, तो वो इनफ है। वो एग्जामिनर की नजरों में, वो टीचर को जो पेपर चेक करते हैं उनके नजरों में वो इनफ है। घबराने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन के लिए कितना समय हमें देना है। 3 घंटे का अगर पेपर है या 2 घंटे का पेपर है। इसके अलावा काफी जो स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चंस को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं एग्जाम्स के अंदर भी। भाई इन सब चीजों को करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपकी आंसर की क्वालिटी चेक करी जाएगी। बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि सर इतने सारे बच्चे हैं, क्या पेपर चेक करा जाएगा। भाई ये डाउट अपने माइंड में नहीं लाओ। चलो आपकी ही बात बड़ी करके मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक जो टीचर है एक दिन में 50 शीट्स चेक कर रहा है, 50 में से अगर वो 40 शीट्स बहुत केयरफुली और 10 शीट्स ऐसे ही रैंडमली चेक करता है, तो भाई आपको क्या गारंटी है कि आप उन 10 बच्चों में से हो गए कि आपकी शीट ऐसे ही रैंडमली चेक कर दी गई। क्या गारंटी है आपको? ठीक है, तो इन फालतू चक्कर में मत पड़ो कि टीचर शीट्स इतने सारे बच्चों की ढंग से चेक करेंगे नहीं। ये सब फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको एटलीस्ट ये गिल्ट ना हो कि मेरी तरफ से कमी रह गई थी इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो भी आपके आंसर शीट होगी, ये जो फर्स्ट टाइम अपियर होने वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, उसमें जो डिटेल्स हैं वो बहुत केयरफुली एंटर करें। एग्जाम से पहले उसकी भी गाइडलाइंस के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। इतनी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट के सामने रख सकता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।